नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए और आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। केरल से लेकर कर्नाटक तक, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक आज पीएफआई के खेमे में हड़कंप मचा। हड़कंप इसलिए क्योंकि मिडनाइट ऑपरेशन की शुरुआत हुई रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक। देश के इतिहास की सबसे बड़ी छापेमारी एनआईए और ईडी ने मिलकर इस छापेमारी को अंजाम दिया और आखिरकार पीएफआई की आतंकी साजिश का खुलासा, वो रोड मैप सामने आ गया जो 2047 तक भारत के इस्लामीकरण के लिए तैयार किया जा रहा था। जिस तरीके से 11 राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी होती है, 106 पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया जाता है। ये वो सदस्य हैं जिनको अगर आतंकी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इनका एजेंडा देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए तमाम वो प्रोपेगेंडा तैयार करना, तमाम वो आधार तैयार करना था जो इस देश के हित में नहीं था। लेकिन देश की सबसे बड़ी इस ऐतिहासिक छापेमारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर देश से यह आवाज उठती है कि पीएफआई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए तो क्या उसकी पहली कड़ी की यह शुरुआत है, और अगर ऐसा है तो क्या इस छापेमारी के साथ दूसरी चुनौती शुरू हो चुकी है। क्योंकि जब छापेमारी होती है, सदस्यों को गिरफ्तार किया जाता है, आतंकियों को गिरफ्तार किया जाता है, तो इस चरमपंथी संगठन के समर्थन में सड़क पर जिस कदर भीड़ उतरती है, जिस कदर लोग उतरते हैं, जिस कदर कार्यकर्ता उतरते हैं और हंगामा शुरू होता है, शुक्रवार को केरल में बंदी का आह्वान कर दिया जाता है। ऐसे में साफ साफ ये कहा जा रहा है कि क्या चुनौती अभी आगे और है। तो जिस तरीके से ये बड़ी छापेमारी हुई है देश विरोधियों के खिलाफ, क्या ये छापेमारी केवल यहीं तक सीमित होनी चाहिए या पूर्ण प्रतिबंध, पूर्ण प्रहार होना चाहिए पीएफआई पर? और अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है तो पीएफआई अपने दूसरे संगठनों के नाम से अगर अपनी धरातल तय कर रही है, तैयार कर रही है, तो वो कितनी बड़ी चुनौती बनकर देश के सामने आ रहा है। चरमपंथ और कट्टरपंथ देश के लिए नासूर बन चुका है। इस नासूर को संपूर्ण रूप से खत्म करने के लिए और कितनी बड़ी तैयारी होनी चाहिए, इस पर भी हम करेंगे खुलकर बात। लेकिन सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि जिस तरह से इस मिडनाइट ऑपरेशन की शुरुआत हुई, देर रात 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक इस पूरे मिशन को पैकअप किया जाता है। 11 राज्यों में ताबड़तोड़ ईडी और एनआईए की छापेमारी, 106 लोगों की गिरफ्तारी और अब 18 ऐसे आतंकी जिनको एनआईए की कस्टडी में 4 दिनों के लिए भेज दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच कहां कितने लोग पकड़े गए, जरा ये देख लीजिए। तो आंध्र प्रदेश से 5 पीएफआई के कुल 106 सदस्य गिरफ्तार किए गए देश भर में इस छापेमारी के दौरान। आंध्र प्रदेश से 5, असम से 9, इसके अलावा केरल में सबसे ज्यादा 22, दिल्ली से 3। साथ ही साथ देखिए कहां से ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनको पकड़ा गया है। कर्नाटक से 20 पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी होती है, केरल से 22, केरल जो कि हब बन चुका है, सबसे ज्यादा यहां पर गिरफ्तारियां हुई हैं और यहां पर सबसे ज्यादा एक्सपोजर भी मिला है पीएफआई को, और इसीलिए कहा जा रहा है कि यहां पर गिरफ्तारियां भी ज्यादा हुई हैं। महाराष्ट्र से 20, यानी केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पुडुचेरी से 3 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा पीएफआई के राजस्थान से भी 2 आतंकी धर दबोचे गए हैं, बिहार से 1 ऐसा आतंकी धर दबोचा गया है, तमिलनाडु से 10, उत्तर प्रदेश से 8 पीएफआई आतंकियों को धर दबोचा गया है। तो ये वो 106 लोग हैं, ये वो राज्य हैं, वो ठिकाने हैं जहां पर ईडी और एनआईए की छापेमारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रोड मैप तैयार हो चुका है। पीएफआई के खात्मे को लेकर एक प्लान तैयार हो चुका है, लेकिन इस प्लान के ऊपर अगर पीएफआई का प्लान बी भी तैयार है तो इससे निपटने के लिए अब क्या कुछ करने की जरूरत है। हम आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए उन सवालों से आपका वास्ता करा देते हैं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा घूमने वाली है। सबसे पहले, पीएफआई पर पूर्ण प्रहार कब होगा? क्योंकि गतिविधियां, उदाहरण, तमाम चीजें सामने हैं, तथ्य, साक्ष्य, प्रमाण सामने हैं, तो पूर्ण प्रतिबंध कब तक? इसके अलावा मिशन 2047 यानी गजवाए हिंद का जो सपना पीएफआई ने पाल रखा था, क्या वो धराशायी होगा? साथ ही साथ हम ये भी आपसे जानने की कोशिश आज सामने रखेंगे सवाल की पीएफआई पर जिस तरह से छापेमारी हुई है, क्या टेरर फंडिंग पर लगाम लग पाएगी? क्या पीएफआई के प्लान बी की चुनौती सामने आ चुकी है? तो ये तमाम सवाल जिन पर चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और इसी के साथ साथ आज के अतिथियों से अब आपका परिचय कराती
चाहती हूँ। आइए स्क्रीन पर लेकर आते हैं आज के मेहमान, आज के पैनलिस्ट। स्वागत करती हूँ हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, वीर चक्र प्राप्त रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी साहब, बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ भी हैं और संपूर्ण मामले की संपूर्ण जानकारी रखते हैं फॉर्मर एसीपी वेद भूषण साहब जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी, बहुत स्वागत। और कुछ ही देर में हमारे साथ अंजुम इनामदार साहब भी जुड़ेंगे जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं और पीएफआई पर जिस तरह से छापेमारी हुई है उस पर उनकी क्या सोच है इस पर अपनी राय रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए कर्नल साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि आपसे या वेद भूषण जी से मेरी न जाने अनगिनत डिबेट्स हुई होंगी इन 10 सालों के दौरान। जो परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में कर्नल साहब आपने पहले भी कहा था कि केवल बैन कर देने से काम नहीं चलेगा। जब हम बैन करने की बात करते हैं तो हमें कंप्लीट यानी पूर्ण बैन की जरूरत है और साथ ही साथ आज पीएफआई बैन होगा, कल दूसरे नाम की चुनौती या दूसरे नाम से संगठन की चुनौती हमारे सामने होगी। आज की इस कार्रवाई को कैसे लेते हैं आप? देखिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दोनों का मिलके इतना बड़ा अभियान आज तक हिंदुस्तान में नहीं चलाया गया। थोड़े से टाइम में, जैसे आपने बताया, रात को 12 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में 10 से ज्यादा प्रदेशों में 106 आतंकी कहूंगा मैं उनको, पीएफआई के उन आतंकियों का पकड़ा जाना इस बात का सबूत है कि अब ये मामला फाइनलिटी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि उन 106 आतंकियों से वो सारी इंफॉर्मेशन सामने आ जाएगी जिसकी तलाश थी। असलियत में ये काम 1 हफ्ते पहले कर लिया गया था। 1 हफ्ते पहले पूरी जानकारी इकट्ठी कर ली गई थी, सबूत इकट्ठे कर लिए गए थे, टारगेट इकट्ठे कर लिए गए थे और ये शुरुआत हुई थी बिहार से, जहां पे 3 पीएफआई के लोगों को देश के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पकड़ा गया था। और तब फिर होम मिनिस्टर ने अपने लोगों के साथ में बैठक की जिसमें रॉ के चीफ भी थे, एनआईए के चीफ भी थे और अधिकारी भी थे। तब उसके बाद ये एक्शन लिया गया। ये बहुत ही कंप्लीट दिशा की तरफ जाने वाला एक्शन है। इसमें बात इतनी कहना चाहते हैं कि पीएफआई का ये कहना है कि हिंदुस्तान में एक टेरर का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब केरला के अंदर कई जीपों में चढ़ के हजार लोग अपने हाथ में तलवार लेके और एक यूनिफॉर्म पहन के ये आवाज लगा रहे थे कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो अल्लाह अल्लाह कहना होगा, क्या वो टेरर का एटमॉस्फेयर नहीं था? हत्याओं की बात हो, आतंकी गतिविधियों की बात हो, इस देश के इस्लामीकरण की बात हो, फहरिस्त बहुत लंबी है। बावजूद इसके वेद भूषण जी, बावजूद इसके अगर एनआईए और ईडी ये छापेमारी करती है तो देश के कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने ईडी और एनआईए पर ही सवाल उठाया और ये कहा कि टारगेट किया जा रहा है, एक संगठन को टारगेट किया जा रहा है जो लोकतंत्र की भावना के साथ, मुझे तो हंसी आ रही है जब ये शब्द मैंने सुना था कि लोकतंत्र की भावना के साथ काम करता है, एक ऐसा संगठन जो लोकतंत्र को समझता है उसे टारगेट किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। न्यूज ने जिस मजबूती के साथ इस मुद्दे को कई साल से उठाया और आपने और हमने कितनी डिबेटें इस बारे में की हैं कि इसके ऊपर बैन लगना चाहिए, पर उसी दिशा में ये एक बहुत बड़ी चोट आज भारत सरकार ने ईडी और एनआईए के रूप में की है। तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आपने बड़ी प्रमुखता से इस मामले को उठाया और आज आपका मकसद कामयाब होता दिख रहा है। जो तमाम अक्रॉस इंडिया रेड हुई हैं, 106 आदमियों को डिटेन किया गया है, उसमें बहुत सब कुछ निकल के आना है। अभी तो शुरुआत हुई है, अब पाप का घड़ा भर चुका है। बैन होना ही काफी नहीं है। आपको याद होगा जब सिंघमी पर बैन लगाया गया था तो उसका दूसरी बैन पीएफआई के रूप में आ गई। तो इसलिए बैन नहीं है, इनके ऊपर इनको निस्ताबूद करना है, इनको जड़ों से खत्म करना है। जहां इनकी जड़ें हैं, आज उन जड़ों पर अटैक किया गया है। इतना बड़ा ऑपरेशन ये रेयरेस्ट है हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर कि पूरे
देश की एजेंसीज ने मिलकर ईडी और एनआईए ने, जो कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं, एक मिडनाइट ऑपरेशन करके तमाम उनके एविडेंस इकट्ठे किए हैं और उनके ऑफिस पर रेड की है। उनके तमाम बैंक डिटेल्स निकाले जाएंगे, कहां कहां से उनको फंडिंग होती थी जो टेरर में इस्तेमाल की जाती रही है। आपको याद होगा दिल्ली में जो सीए एनआरसी हुआ था, बिल्कुल वहां पर आंदोलन के बिल्कुल 200 गज की दूरी पर पीएफआई का ऑफिस था। तो जहां जहां उनके हाइड आउट थे, ठिकाने थे, उन पर आज प्रहार करा गया है। तमाम उनके ऑफिस को सील कर दिया गया है। वहां से जो भी सामग्री मिली है अभी उसकी विवेचना की जाएगी कि क्या उसके कंटेंट से किन लोगों से संबंध थे। अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि राज्यसभा के एमपी जो थे उनके साथ भी इनके लिंक थे, पर अभी चूंकि ये चीजें क्लियर नहीं है, पर आने वाले टाइम में बहुत सारे कनेक्शंस इनके निकल कर आएंगे। जिन कंट्रीज से ये पैसा लेते थे, जिनके साथ इनके हवाला के ट्रांजैक्शन जुड़े हुए थे, वो तमाम चीजें निकल कर आएंगी। अब देश को केवल धैर्य रखने की जरूरत है। शायद यही वजह है क्योंकि धीरे धीरे तमाम उन षड्यंत्रों से, उन बातों से पर्दा उठेगा जो पीएफआई को बेनकाब करेगा। और इसीलिए देखिए उनके समर्थन में जिस तरह से चरमपंथ कहना चाहिए आज सड़कों पर उतरा, ये सवाल केवल सवाल नहीं बल्कि एक बड़ी चुनौती है। खेमचंद जी, क्योंकि आपकी सरकार की तरफ से ये बड़ा एक्शन और एनआईए ईडी की छापेमारी को लेकर तारीफ तो हो रही है, लेकिन प्रश्न एक अब भी वहीं बरकरार है। केवल बैन नहीं, देखिए तमाम जगहों पर कहा जा रहा है कि पीएफआई को बैन किया जाए। हम कह रहे हैं पीएफआई पर पूर्ण प्रहार कब होगा, क्योंकि आज आप पीएफआई को बैन करेंगे, कल दूसरे संगठनों के 8-9 ऐसे संगठन हैं, आप लगातार टीवी स्क्रीन पर हम उनके बारे में बता रहे हैं, 8-9 ऐसे संगठन हैं जो अभी अगर आप पीएफआई बैन कर देंगे तो एसडीपीआई के नाम से काम करेंगे, दूसरे विंग्स जो हैं उनके नाम से काम करेंगे, तो आपको पूर्ण प्रहार करना होगा। खेमचंद जी। लावनी, नमस्कार लावनी जी। बात होती है कि रास्ता क्या चुना गया है, बात क्या है, इस सरकार की सोच क्या है। इस सरकार की सोच है देश में शांति रहे, सभी भाईचारे के साथ रहें, जो गलत है उन पे कार्रवाई हो, और उन पे कार्रवाई बिना किसी रोक टोक के हो, उन पे कार्रवाई बिना किसी द्वेष के हो, बिना किसी भावना के हो। अब जो पीएफआई पे कार्रवाई हुई है उसके पीछे ना कोई धर्म, ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करने की भावना है, बल्कि गलत है इसीलिए उन पे कार्रवाई की जा रही है। इसीलिए मल्टीपल प्लेसेस पे सर्च किया गया, सर्च में बहुत सारे एविडेंस मिले, इसीलिए बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया, उन पर केस चलेगा। बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि वो भी अलोकतांत्रिक, वो लोकतांत्रिक नहीं अलोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, जैसे पीएफआई रखता है, इसलिए उनका साथ दे रहे हैं। और उनका नेक्सस है, वो उनसे पैसा लेते हैं, उनको सपोर्ट देते हैं, जहाँ पे उनको जरूरत होती है उनका साथ लेते हैं, उनका साथ देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सरकार दृढ़ है और जो गलत लोग हैं उन पर जरूर कार्रवाई की जाएगी, तेजी से कार्रवाई की जाएगी, प्रतिबंध भी लगाया जाएगा। प्रोसेस शुरू हो चुका है, रास्ता खुल चुका है, रोड मैप बन चुका है, और उस रोड मैप के जी, लेकिन आरोप लग रहा है कि आप टारगेट कर रहे हैं, और यहाँ तो कांग्रेस की क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो ये कहा जा रहा है कि उस यात्रा में ऐसे ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं जिससे आप घबरा गए हैं और इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए ऐसी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। हम टारगेट कर रहे हैं, मैं आपके टीवी पे कहता हूँ, हम गलत को टारगेट कर रहे हैं, हम देश विरोधियों को टारगेट कर रहे हैं, हम किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहे, किसी विशेष ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट नहीं कर रहे, किसी क्षेत्र को टारगेट नहीं कर रहे, गलत को टारगेट कर रहे हैं, और उसमें हमें कोई भी डर नहीं है। और ठीक है, अंजुम इनामदार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, गलत को टारगेट किया जा रहा है। अंजुम इनामदार जी, इतिहास में, देश के इतिहास में सबसे बड़ी छापेमारी इसे कहा जा रहा है, और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वालों के खिलाफ एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक इसे कहा जा रहा है। आपका रिएक्शन? अभी जो भाजपा के प्रवक्ता साहब बता रहे हैं, मैं उसी की बात को अपने से आगे शुरू करता हूँ। और ये बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी ये टारगेट कर रही है ऐसी संगठनों को, जो संगठन या जो भी पार्टी इनके खिलाफ रास्ते का आंदोलन चलाती है, रास्ते पे आकर बोलती है, लोगों में जनजागृति करती है, ऐसे तमाम पार्टी को भी हमारे महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के संजय राउत को टारगेट किया ईडी के माध्यम से, नवाब मलिक साहब को लोगों ने टारगेट किया, और देश के अंदर कई ऐसे उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि ईडी के माध्यम से वो लोग टारगेट कर रहे हैं, तो कई नेशनल इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से भी, तपास एजेंसी के माध्यम से भी। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, देश के कई सारे बुद्धिजीवियों का कहना है कि पूरी तपास यंत्रणा,
पूरी एजेंसियों को उन्होंने नहीं, अपने एक सामने चीज में लिया है। अंजुम जी, एक और चीज क्लियर करिए। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी टारगेट करती है और आपने उन पॉलिटिकल पार्टीज का नाम लिया है। क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज किसी आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रही है? क्या उन पॉलिटिकल पार्टीज को केरल हाईकोर्ट जैसे और तमाम इस देश के न्यायालयों ने सीधे से कहा कि इसको बैन होना चाहिए क्योंकि कई हत्याओं में उनका नाम आया है? क्या देश विरोधी गतिविधियों में ऐसी पार्टीज जिनका आप नाम ले रहे हैं, क्या वो शामिल रही हैं? आप पीएफआई से क्या शिवसेना की तुलना कर रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर अब तक ये सिर्फ इल्जाम मत लगाए गए। अभी तक किसी भी किस्म का कोई आरोपों की बड़ी फहरिस्त है। नहीं, अंजुम जी, आरोप ही नहीं, अगर देश के न्यायालय पर आप विश्वास, बार बार कहते हैं ना देश के न्यायालयों पर विश्वास है, तो देश के न्यायालय ने ही, केरल हाईकोर्ट ने ही कहा था कि एक चरमपंथी संगठन है, देश के लिए नासूर बन रहा है, इसे बैन होना चाहिए। तमाम जगहों पर 27 ऐसे केसेस हैं जिसमें सीधे पीएफआई का नाम आता है हत्याओं में। इसके अलावा पीएफआई के कई ऐसे सेंटर्स देखे गए हैं जहां पर आप कह तो रहे थे कि हम कराटे सिखा रहे हैं, लेकिन किस तरह से हिंदुस्तान को इसका इस्लामीकरण करना है, इसका गजवा हिंद करना है, आपका पूरा रोड मैप सामने आ चुका था पीएफआई का। इसके बावजूद भी आप कहेंगे? जहां जहां भी नाम आया है इसका खुलासा खुद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रवक्ताओं ने दिया है कि वो लोगों का पॉपुलर फ्रंट से कोई भी संबंध नहीं, और आज तक ये कोई भी सरकार या कोई भी न्यायालय के अंदर वो बता नहीं पाए कि ये सीधा पॉपुलर फ्रंट का कार्यकर्ता है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि तमाम एजेंसी को अभी केंद्र सरकार ने अपने हाथों में लेकर, जो सरकार के खिलाफ बोलता हो, जो सरकार के खिलाफ एक्टिविटीज करता हो, अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ पीएफआई सरकार के खिलाफ करती है या देश के खिलाफ करती है, जरा ये भी क्लियर कर दीजिए। सरकार का मतलब देश नहीं होता है, हमें यहाँ पर इस चीज को क्लियर करना होगा। सरकार तो किसी भी पार्टी की हो सकती है, आज भारतीय जनता पार्टी की है, कल कांग्रेस की थी, कल किसी और पार्टी की हो सकती है, लेकिन देश और सरकार जिस पार्टी की है उसमें बहुत अंतर होता है। अंजुम जी, आप अगर अपने आप को भारतीय मानते हैं, हिंदुस्तानी कहते हैं, तो कम से कम इस दायरे में जवाब दीजिएगा। मैं आपको इसी दायरे में जवाब देना चाहता हूँ। मैं पूरा भारतीय हूँ और मुझे गर्व है कि मैं भारत में पैदा हुआ और मैं भारत का मूल निवासी मुसलमान हूँ। मैं यही बताना चाहता हूँ कि सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, आरएसएस संघ के खिलाफ जो भी संगठनाएं देश के अंदर आवाज उठाती है, उन तमाम संगठनों को वो लोग टारगेट करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2017 में इसी पूना के अंदर यलगार परिषद की गई और सरकार के पूरा विरोध में जाकर वो लोग का प्रोग्राम था। अर्बन नक्सल के नाम के ऊपर वो लोग गिरफ्तार करने का काम किया, शहरी नक्सलवाद बोलते उनको गिरफ्तार करने का काम किया। मैं यही बताना चाहता हूँ कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, यलगार परिषद में क्या हुआ था ये बताने की जरूरत नहीं है, आप भी जानते हैं उसकी सच्चाई क्या थी, किस तरीके से वहां पर हत्याओं के लिए, किस तरीके से वहां पर पूरी तैयारी हो रही थी, एक षड्यंत्र रचा जा रहा था, सब कुछ सामने है। देश की संस्थाओं ने ये इस पर पूरा का पूरा अपना पूरी जो परिस्थिति रोड मैप तैयार किया जा रहा था उसका खुलासा भी किया गया था, और ये चीज सामने सबूत प्रमाण के साथ सामने आ चुकी है। प्रमाण, साक्ष्य, सबूत कुछ होते हैं। खेमचंद जी, आप जवाब देना चाह रहे थे अंजुम जी की बात का। देखिए, कुछ लोग हैं जो लगातार अभी पीएफआई को डिफेंड करने का काम कर रहे हैं, ग्लोरीफाई करने का काम कर रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं के सदस्य हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनसे लाभ लेते हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। अरे मोदी जी तो खुद कहते हैं आपको मेरे को क्रिटिसाइज करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है, और आदरणीय मोदी जी कभी जवाब नहीं देते। लेकिन आप देश को क्रिटिसाइज मत करो, आप देश को डुबाने का काम मत करो। अगर आप देश के खिलाफ साजिश करोगे तो आप पे कार्रवाई होगी और कोई माई का लाल उसे रोक नहीं पाएगा, जरूर कार्रवाई होगी। पीएफआई के हाथ हमने देखे किस तरीके से राजस्थान में दंगों में पाए गए, केरल में लगातार हत्या हो रही है, वहां पीएफआई है। पश्चिम बंगाल में आप देखिए लगातार पीएफआई के हाथ हैं। इवन दिल्ली दंगों में भी पीएफआई के हाथ थे। तो हर जगह अगर टेरर एक्टिविटी में पीएफआई पाया जाता है, उसकी गतिविधियां पाई जाती हैं, ऐसे लोगों को वो ट्रेनिंग देता है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों आप इसको मोदी जी से लिंक करते हो, क्यों आप इसको बीजेपी सरकार से लिंक करते हो? अरे भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं करती जो उनको क्रिटिसाइज करता है। हम जो देश के खिलाफ है, जो गलत है, जो देश को धोखा दे रहा है, जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसके प्रति हमारे दिल में कोई भी प्यार संवेदना नहीं है। जरूर कार्रवाई करेंगे, पहुंचाने वाले को अंजुम जी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अगर आपने कहा कि आप हिंदुस्तानी हैं, सच्चे भारतीय हैं, तो फिर देश को नुकसान पहुंचाने वाले वो तमाम संगठन, वो तमाम व्यक्ति, वो तमाम संस्थाएं बैन होनी चाहिए। मालूम चला है कि लगभग 11 राज्यों में आज जगह जगह रेड्स हुए हैं। उसके लिए
मैं देश के बहुत ही यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का मैं धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं। ये पहली बार इस तरह से कोई ऐसा संगठन जो बहुत ही एक प्रकार से कट्टर और देश के खिलाफ काम करता है, उनके खिलाफ इतनी व्यापक रूप से कार्रवाई हुई है। केरला में एक दिन का बंद बुलाया है, आप जो काम करे उस पर देखिए, इस तरह की बात है क्योंकि उन लोगों का केरला, कर्नाटका, उस दक्षिण भारत में उनका काफ़ी जो है प्रभाव है और उनको लगता है कि केरला में उनके नाम पे कुछ लोग इकट्ठे भी होंगे। एक प्रकार से ये दबाव की पॉलिटिक्स है, इसके प्रेशर टैक्टिक्स है। मुझको लगता है इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और जो अच्छे समझदार लोग हैं देश के अंदर, उनके बहकावे में नहीं आएंगे। हालांकि इस पर अभी तक कोई औपचारिक विचार नहीं हुआ है, पर लगातार मांगे बढ़ती जा रही है। कई राज्यों ने भी मांग की है कि पीएफआई को बैन करना चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मुझे याद है 2017 के अंदर NIA ने काफ़ी व्यापक रूप से रिसर्च करके उनके ऊपर जो पिछले कई वर्षों में जो जगह जगह इनके लोग जिस प्रकार से सम्मिलित पाए गए एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर, उन्होंने भारत सरकार से इस प्रकार का एक निवेदन किया था कि PFI के ऊपर भी जो है बैन लगाया जाए, पाबंदी लगाई जाए। अब मुझे लगता है कि शायद समय आ गया है। जैसे आज 100 से ज़्यादा लोगों को जो मीडिया में जो रिपोर्ट आई है, काफ़ी लोगों को उसमें गिरफ्तार किया गया है। मुझे विश्वास है कि काफ़ी डॉक्यूमेंट या दूसरी इस प्रकार की जो मिलेंगे, जो सबूत मिलेंगे, उन सबूतों के आधार पर मुझको लगता है कि NIA को अपनी जो रिक्वेस्ट है उसको जो है रिमाइंड करके जो है सरकार को रिक्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, सरकार अपनी मंशा को लेकर स्पष्ट है कि ऐसे कोई भी देश विरोधी तत्व जो देश के लिए नुकसानदायक हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो देश के खिलाफ है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और इसीलिए तमाम जो कार्रवाइयां हो रही हैं, ये उसी दिशा में बढ़ता हुआ पहला कदम है। और जैसा कि खेमचंद जी ने कहा, अंजुम जी आप कह रहे हैं टारगेट किया जा रहा है, लेकिन जब यहां पर एक नहीं, देखिए इस वक्त मैप भी आपके सामने है, ये वो 11 राज्य हैं जहां पर ताबड़तोड़ छापेमारी भी हुई और ये वो राज्य हैं जहां पर PFI का दायरा बढ़ता जा रहा है। और इन राज्यों से कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जो ये बताते हैं कि PFI लोकतांत्रिक नहीं, अलोकतांत्रिक गतिविधियों में शामिल रही है, रहती है। खुद PFI के संस्थापक अहमद का आपको याद होगा, उनका स्टेटमेंट भी आया हुआ था कि इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, वो इस्लामीकरण करना चाहते हैं। 2047 तक भारत का इस्लामीकरण करना है। गजवाए हिंद की पूरी कहानी लिखी गई है, यह स्पष्ट रूप से कहा गया। और ये कहने वाले कौन? PFI के ही संस्थापक सदस्य। आप बताइए, क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए फिर? तो देखिए, मैं एक सच्चा भारतीय नागरिक से मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ। ये अगर गजवाए हिंद की बात करते हैं तो संघ और संघ से जुड़ी हुई कई संगठन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है। तो क्या आप क्या गलत है? क्या गलत है? क्या गलत है? देश दुनिया में 56 इस्लामिक स्टेट है, और अगर इस्लामिक स्टेट बनाना ही था तो दे दिया ना आपको धर्म के नाम पर पाकिस्तान। तो हिंदुस्तान में अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है तो क्या गलत है? देखिए, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अगर कोई बातें गलत पॉपुलर फ्रंट के माध्यम से होती है तो राष्ट्रीय सेवक संघ के भी माध्यम से गलत होती है। ये दोनों की भी बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जिसकी आपने बात की, एक मिनट यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता था कि जब कभी भी PFI पर बात होगी तो आप लोगों की तरफ से RSS का नाम जरूर आएगा। स्वयंसेवी संस्था, राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था, जब इस देश में मुसीबत आई है ना, तो उस संस्था ने काम किया है जिसका डंका UN में भी बजता है। जब आप और हम मुसीबत में होते हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग धरती पर उतरकर काम करते हैं। PFI के तरीके से लोगों की हत्याएं नहीं कराते हैं। यहाँ तलवारें लेकर अल्लाह अल्लाह बोलना पड़ेगा के लिए नहीं निकलते हैं। तो किस बात का कंपैरिजन करते हैं आप? जिस तरह अच्छे कामों की जानकारी है संघ की, उसी तरह बुरे कामों की भी जानकारी है। मैं PFI के कुछ अच्छे काम बता सकते हैं आप RSS पर तो होमवर्क करके आए होंगे, ठीक है। आप PFI पर होमवर्क करके आए तो जरा बता दीजिए, PFI के कुछ अच्छे काम बता दीजिए। देखिए, मैं दोनों चीजें आपके सामने पेश करूंगा। 17 से भी ज्यादा बम धमाके के अंदर RSS का, विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल का हाथ है, ये मैं नहीं कह रहा। इस किस्म की चार्जशीट कोर्ट के अंदर मौजूद है। दूसरी बात, PFI की अच्छे कामों की फहरिस्त आप बता सकते हैं? का आंदोलन, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये NRC का आंदोलन ये बहुत देश व्यापक बढ़ा।
और साथ साथ दो आंदोलन जो है इस देश के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे चले। वो आंदोलन था या देश को दहलाने की साजिश थी? किसानों का वो आंदोलन था या देश को दहलाने की साजिश थी? इसका खुलासा भी हो चुका है। कर्नल साहब, किसान जो आंदोलन को बैठे थे, टीपीएस त्यागी साहब, टीपीएस त्यागी साहब, डिमांड को लेके बैठे थे। मैंने दो सवाल पूछा, अर्जुन जी उसका जवाब नहीं दे पाए। पहले तो उन्होंने शिवसेना और पीएफआई की तुलना की, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई तुलना होनी चाहिए थी। दूसरी बात देखिए, इसी को कहते हैं कि हड़बड़ाहट, हलकान इतने ज्यादा हो गए हैं कि समझ नहीं पा रहे कि असल पॉलिटिकल पार्टीज का और ऐसी संस्थाओं का, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जो कि रेडिकलाइजेशन को सबसे ज्यादा मजबूत आधार देती हूँ, उसका कम से कम कंपैरिजन नहीं हो। फिर आरएसएस और पीएफआई की बात आई, मैंने कहा पीएफआई के कुछ अच्छे कारनामे, कुछ बातें जो उन्होंने अच्छी की हो, इस देश के लिए की हो, जरा उसके बारे में बता दें। तो आरएसएस की तो चुनौती है, आरएसएस के बारे में लंबी फहरिस्त है, लेकिन पीएफआई के लिए नहीं है। कर्नल साहब को और अंजुम जी को जरा आमने सामने लेकर आइए। कर्नल साहब। जी, अंजुम साहब, हालांकि आपकी पूरी बात तो मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन हाँ, मैं कुछ कंप्रीहेंड कर पाया और उसे जोड़ पाया कांग्रेस के श्री एम.बी. पाटिल के बयान से, जिसने ये कहा कि अगर साहब, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, आपकी ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। पैनल प्लीज ऑडियो ठीक कराएं। एसीपी वेदभूषण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेदभूषण जी, अंजुम साहब को आप सुन रहे थे? आपसे सवाल है कि इस देश ने कोविड को भुगता है, हजारों की तादाद में मौतें हुई हैं। कोई एक नाम बता सकते हैं कभी पीएफआई ने किसी मस्जिद के बाहर कोई कैंप लगाया हो, किसी मदद की हो, इवन अपने मुसलमान भाइयों की मदद की हो? दूसरा मेरा कहना है कि 20 करोड़ रुपए जो पीएफआई की फंडिंग आई है, उसके बारे में आप हिसाब किताब बता सकते हैं कि क्या हुआ है? कोई आपके पास हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि जो 106 गिरफ्तारियां हुई हैं, ये तमाम अदालतों में पेश होंगे। ये किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में नहीं जाएंगे। अदालतें तय करेंगी कि इनको जेल जाना है या इनको बेल मिलनी चाहिए। आपको यदि अदालतों पर भी विश्वास नहीं है, आपको किसी सिस्टम पर विश्वास नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी अपने ऊपर भी कभी विश्वास होगा। तो पहले अपने आप को टटोलिए, देखिए कि आप इस देश में विश्वास करते हैं। आप बोले थे भारतीय हैं, आप हमारे भारत की कोर्ट अदालतों पर विश्वास करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर। ये जो 106 गिरफ्तारियां हुई हैं, ये सारे के सारे अदालतों में पेश हुए हैं और अदालत ने इनको पुलिस कस्टडी रिमांड दिया है। ईडी को और एनआईए को रिमांड कोर्ट ने दिया। कोर्ट अपना माइंड अप्लाई करती है, एविडेंस देखती है कि क्या एविडेंस है उसके अंदर, तब रिमांड दिया जाता है। अब आप कोर्ट का भी आप सवाल उठाएंगे कि कोर्ट भी गलत है, कोर्ट भी मिल गई है, हम लोगों के खिलाफ है, पीएफआई के खिलाफ है। आप यदि भारतीय हैं तो जवाब दें, क्या अपनी कोर्टों पर आपको यकीन है? हमारा सिर्फ कोर्ट पे विश्वास है और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि जिस किस्म की गलत कार्रवाई सरकार के जरिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का उपयोग करते हुए, ईडी का उपयोग करते हुए पॉपुलर फ्रंट के ऊपर कार्रवाई हुई है, वो पंक्ति थोड़ी विरोधाभासी हो गई। अंजुम जी, सॉरी मुझे आपको इंटरप्ट करना बार बार, क्योंकि आप, मुझे लगता है या तो खुद आप भ्रम में हैं या देश के सामने भ्रम रखना चाहते हैं। एक तरफ आपने कहा कि न्यायालय पर भरोसा है, लेकिन सरकार द्वारा, अभी आपको वेदभूषण जी ने क्लियर कर दिया ना कि न्यायालय की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, तो न्यायालय पर भरोसा है तो भरोसा रखिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, न्यायालय पर हमको पूरा भरोसा है और न्यायालय के अंदर इनके ऊपर लगाए हुए तमाम आरोप फेटाड़े जाएंगे और पूरी तरह दूर होंगे। इससे पहले भी सिमी नाम की संगठन के ऊपर इसी किस्म के झूठे इल्जाम लगाकर उनको बैंड करने का काम किया, मगर गीता मित्तल कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये उन्होंने ऑर्डर दिया है, उन्होंने मालूमात दी है कि किसी भी किस्म के सिमी संगठन के नाम के ऊपर जो कार्रवाई बताई जा रही है वो। चलिए मैं खेमचंद जी के पास हूँ, उससे पहले कर्नल साहब आपको बता देंगे जरा सिमी का काला चिट्ठा। कर्नल साहब भूल गए शायद, अंजुम जी की याददाश्त शायद भूल कमजोर पड़ गई है। सिमी को बैन क्यों किया गया था ये भूल गए। मुझे एक मिनट अरे सुनिए अंजुम साहब, अच्छा ठीक है 20 सेकंड सर पूरा कर लेने देते हैं, 20 सेकंड में जल्दी पूरा करिए। अभी मालूमात दी है कि कोरोना जैसी महामारी के अंदर, मुझे अच्छी तरह याद है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर तो देश भर के अंदर कोरोना से मरने वाले लोगों का अंत्यविधि करने का काम, फिर वो चाहे किसी भी धर्म का हो, जात का हो, पॉपुलर फ्रंट के कार्यकर्ता कर रहे थे। वो पॉपुलर फ्रंट वाले थे और तबलीगी जमात क्या कर रहा था वो भी देखना चाहिए था, ये नहीं देखा आपने। उसको आधार किसने दिया था ये भी जरा इसके बारे में भी आप अगर पूरी बात करते हैं तो अधूरी मत छोड़िए, पूरी बात करिए। कर्नल साहब देखिए अंजुम साहब, आप जो बात कह रहे हैं
उस बात में इतनी सी भी सच्चाई नहीं है। आप ये बताइए कि क्या केरला में अदालत ने ये अपना डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और पीएफआई के 9 लोगों के ऊपर हत्या का मुकदमा लगाया और तय किया और उन्हें दोषी पाया? इसका मतलब वो मर्डरर हो गए। अब दूसरी बात, आपने और एक वो कांग्रेस के लीडर है कोई एमपी पाटिल, उन्होंने कहा कि पीएफआई को आप बैन करते हैं तो बजरंग दल को भी बैन करें। मुझे ये बताओ, अपने आप को भारतीय कहने वाले श्रीमान अंजुम जी, क्या बजरंग दल ने या आरएसएस ने कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और क्या पीएफआई ने नहीं लगाए? और जो आसाम के अंदर जितने मदरसे हैं और जो टेरर मदरसे हो गए हैं, वो टेरर मदरसे क्या बजरंग दल या आरएसएस चला रहा है? जब भुज में भूकंप आया और जब अंडमान और निकोबार आइलैंड में सुनामी आई तो उस समय लोगों की मदद करने पीएफआई गई थी या आरएसएस गया था? मैं ये नहीं कहता कि आरएसएस की तारीफ करूं, मैं ये कहता हूं कि पीएफआई ने तो आज तक एक काम ऐसा नहीं किया। मुझे बता दीजिए कि क्या दिल्ली में, आसाम में, लखनऊ में जहां कहीं ठीक है अंजुम जी, जल्दी से 20 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं खेमचंद जी के पास जाऊंगी। पाया गया तो आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कहते हैं कि मैं अंजुम जी बताइए, ऐसा क्या काम किया गया जिसके आधार पर आप लोग कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है? कुछ अच्छा काम किया है तो बताइए। आप सुन ले, हमें तुम क्या डराते हो? कोई हम डरने वाले हैं? अरे हमने तुम भी देखा है, तुम्हारा खंजर भी देखा है, अब हम इसको देखेंगे और इसके ऊपर पूर्ण बैन लगेगा। इसके ऊपर पूर्ण बैन केवल पीएफआई के ऊपर नहीं। अंजुम जी जल्दी से 20 सेकंड में जवाब। जो पीएफआई से अटैच है उनके ऊपर भी। ठीक है अंजुम जी, जल्दी से 20 सेकंड में जवाब। देखिए, मैं अभी इंटरनेट पर सर्च कर रहा था तो जैसे भी जानकारी दे रहे हैं, मैंने खुद ये देखा कि कोरोना में जहाँ भी जो भी धर्म का आदमी मरता था उसका अंत्यविधि करने का काम ये लोग कर रहे थे। फ्लड अगर कहीं आता हो तो फ्लड के अंदर मदद देने का काम कर रहे थे। किसानों का आंदोलन, वो मुसलमानों का आंदोलन नहीं था। अंजुम जी मुझे नहीं पता आप कौन सी आप साइट पर क्या देख रहे हैं, लेकिन ये दुनिया ने देखा कि इंटरनेशनली कोरोना को किस तरह से हैंडल इंडिया ने किया है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडिया की तारीफ हुई है कि सबसे महत्वपूर्ण तरीके से कोरोना को हैंडल किया गया और लोगों को किस तरीके से सुरक्षित किया गया। सबसे पहली वैक्सीन बनी और वैक्सीन के साथ साथ देश ही नहीं दुनिया के लोगों को भी बचाव रक्षक सुरक्षा कवच दिया गया। कम से कम कौन सी साइट किसकी बात कर रहे हैं जो एक प्रोपेगेंडा के तहत चलाई जाती हैं? खेमचंद जी देखिए, आप पीएफआई पर प्रतिबंध या पूर्ण प्रहार की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी चुनौती आपकी सरकार के सामने है क्योंकि इस चरमपंथ संगठन को समर्थन देने वाले सड़क पर उतर आए हैं। अभी कल के दिन, जुमे के दिन देखिएगा, केरल में तो बंद का आह्वान हो गया है। अभी देखिए और क्या क्या होने वाला है। दूसरी प्लान बी भी तैयार कर दिया गया है, कई ऐसे विंग्स तैयार कर दिए गए हैं। आप एक बंद करेंगे, दूसरा विंग के तहत अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। खेमचंद जी गलत है, वो गलत है और गलत पे जरूर कार्रवाई होगी। अगर कट्टरपंथी सामने आते हैं तो अच्छा है, उनका चेहरा भी, उनका भी जो नकाब है वो हट जाएगा, सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा कि जो पीछे कौन लोग हैं, कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कौन लोग इकोसिस्टम में शामिल हैं। पूरे इकोसिस्टम को खत्म किया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और किसी भी ऐसे व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाएगा जो राष्ट्रवादी है, देश के लिए सोचता है, अच्छा काम करता है। अभी हमारे जो अंजुम जी बैठे हुए हैं जो लगातार पीएफआई की अच्छी चीजें बता रहे हैं, लेकिन एक भी चीज में सच्चाई नहीं है। पीएफआई को हमने सब जगह देखा है। वो कहते हैं कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो तो काफिर हैं, उनको मारना तो अच्छा है, उनको पीटना अच्छा है, उनको नुकसान पहुंचाना अच्छा है, इसलिए दंगों में उनके कार्यकर्ता शामिल होते हैं। अगर वो अच्छी बात बोलते कि नहीं, दूसरे धर्मों के लोग भी हमारे भाई बहन हैं, हमारे देश के लोग हैं, अपने ही परिवार के लोग हैं, तो कोई क्यों मारता, क्यों दंगों में शामिल होता, क्यों वो साजिश करते, क्यों वो भारत की जगह पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते, वो भारत जिंदाबाद बोलते, भारत के लिए काम करते, भारत की समृद्धि के लिए काम करते। वो गलत काम कर रहे हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई हिंदुओं के हित में भी है, मुसलमानों के हित में भी है, पूरे भारत के हित में। और इसमें मेरा सवाल ये भी था कि आप पीएफआई पर को तो बैन कर देंगे, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि कड़ी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जो उनकी दूसरी अदर विंग्स हैं उनके लिए क्या करेंगे? क्योंकि ये तो एक बैन करते हैं, दूसरा शुरू कर देते हैं और अपनी गतिविधियों को जारी रखते हैं, और इसीलिए देखिए एक के बाद एक वो तमाम वो विंग्स बनने भी लग गई है। फेरिस्त बहुत लंबी है, स्क्रीन पर हम चला भी रहे हैं, चाहे वो
आप सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की बात करें, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय महिला मोर्चा, अखिल भारतीय इमाम परिषद, अखिल भारतीय कानूनी परिषद, इसके अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन, नेशनल कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन, HRDF, मतलब एक लंबी फहरिस्त। प्लान भी तो तैयार हो गया है, चैलेंज तो आपके सामने अभी खत्म नहीं हुआ है। लावनी जी, चैलेंज है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो इंक्वायरी होगी NIA बनाई इसलिए कि जो इंटर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो नाम बदल के, चेहरा बदल के काम शुरू करते हैं और काम लगातार जारी रखते हैं, उन सब पे कार्रवाई हो, इसीलिए कम्प्रीहेंसिव एक्शन लिया गया है। सभी स्टेट्स में एक्शन लिया गया है और 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ताकि वो जो चेहरा बदल के, नाम बदल के अपना काम कंटिन्यू करते हैं, वो ना कर पाए, पूरा इकोसिस्टम खत्म हो सके। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से सरकार ने अब प्रतिबद्धता दिखा दी है, ऐसे कोई भी संगठन जो देश विरोधी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन लास्ट में मैं जल्दी आप सभी का ले लेती हूँ। ACP साहब, आपको लगता है कि ये जो परिस्थिति आज पैदा हुई है, ये एक कड़ी, एक शुरुआत हो चुकी है, आगाज अच्छा है, धमाकेदार है, लेकिन अंजाम क्या उतना ही धमाकेदार होगा? क्योंकि चरमपंथ को समर्थन देने वाले सड़कों पर उतर चुके हैं और इस देश की कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी भी हैं जो ये कह रही है कि खामखा टारगेट किया जा रहा है, वोट बैंक की राजनीति शुरू हो गई। लावनी, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए? जब किसी संस्था का जो आधार है वो देश विरोधी है, कानून विरोधी है, इसीलिए तो आज उनके ऊपर UAPA लगाया गया है। UAPA सरकार इसलिए नहीं लगा रही कि उनसे दुश्मनी है, क्योंकि उनकी गतिविधि ऐसी है कि वो देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं, टेरर एक्टिविटीज में उनके रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, अब उनके बैन होने का भी टाइम आ गया। ये उसी की एक प्रक्रिया है। मैं आपको दोबारा मुबारकबाद देता हूं कि आपने कम से कम इस विषय को बहुत मजबूती से उठाया और आज आप उस कामयाबी की दिशा में आपका एक पहला कदम है। कर्नल साहब, गजवाई हिंद का सपना देखकर बैठे हुए थे 2047 तक, क्या वो सपना धाराशायी होना शुरू हो चुका है या भी चुनौती बड़ी है? बिल्कुल, इन्होंने अपनी एक बुकलेट निकाली थी और उसमें ये कहा था कि ये जो हिंदू है ये कमजोर है और बुज़दिल है, लिहाजा इसमें हम 20% ही कब्जा कर लेंगे। क्या इनकी बुकलेट में ये नहीं था? पूछ ले। 1000 मील की यात्रा भी पहले कदम से प्रारंभ होती है। अंजुमन जी, आज समझ ले कि वो यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑल इंडिया सूफी सजदा नशीन काउंसिल में तमाम मुसलमानों ने इकट्ठा होकर 30 जुलाई को दिल्ली में ये कहा कि PFI को बैन किया जाना चाहिए। आज आप उनकी वकालत कर रहे हैं कि बैन नहीं किया जाना चाहिए, इट विल बी बैन। अंजुम जी, अगर मुस्लिम कम्युनिटी में ही आवाजें उठने लगी ऐसी संगठन के खिलाफ, तो अंजुम जी जैसे लोग क्या PFI के विरोध में खड़े होंगे? जल्दी से सर। देखिए, हर सरकार के अंदर वो अपने हित में काम करने वाले लोगों को वो लोग जमा करते हैं। जो लोग सूफी परिषद के जो लोग वहां पर गए थे, अंजुम जी, आपकी हर बात सरकार पर घूम जाती है, लेकिन मैं देश से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ रही हूँ आपसे। तो बता रहा हूँ, देश से जुड़ा हुआ प्रश्न बता रहा हूँ, ये कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न बता रहा हूँ, मुसलमानों के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न बता रहा हूँ। PFI पूरी कम्युनिटी को क्या दिया आपने? एक पूरी कम्युनिटी। अंजुम जी, क्या आप PFI के प्रवक्ता हैं? मैं मान लूं? एक ऐसा संगठन जो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहता है, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, मैं आपको उसका प्रवक्ता मान लूं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं उसका प्रवक्ता नहीं हूँ, मगर जो काम, अच्छे काम मैंने उनके देखा, उन अच्छे कामों को गिनाने का मेरा जिम्मेदारी। सर, अच्छे कामों की फहरिस्त मैंने आपसे पूछी थी, लेकिन आपके पास जवाब नहीं था। चलिए, समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि देश जाग चुका है, देश परिस्थितियों को भी देख रहा है, देश स्थितियों को भी देख रहा है, देश तमाम उन गतिविधियों को भी देख रहा है जो इस देश के लिए खतरा है या इस देश के लिए लाभदायक है। और अगर खतरा देश को है कुछ गतिविधियों से, कुछ संस्थाओं से, तो निश्चित रूप से उन पर प्रहार होना चाहिए। सरकार को और तत्परता दिखानी होगी, देश को और एकजुट होने की जरूरत है। राजनीति होती रहेगी, लेकिन राजनीति से ऊपर होता है राष्ट्र धर्म। ये बात अंजुम जैसे लोग भी जरूर समझेंगे और आकलन जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने समय दिया। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।